Hello students, welcome back. In previous videos, we discussed about European society. We read about aristocrats, middle class and liberal nationalism. Today, in this video, we will come to know about a new conservatism after 1815. Before knowing about this heading, we must know about conservatives. Who were conservatives? Conservatives were ruling section of society, those who did not accept the changes. क्लास 9th में हमने पढ़ा about radicals, liberals and conservatives. ये conservatives जो थे, they believed to establish and preserve traditional institutions of state and society. After some time, when they accepted changes, they added some clause with that. उन्होंने कहा चेंज ठीक है, इनएविटेबल है, होना चाहिए, और ये फीलिंग उनके अंदर आई आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन. लेकिन स्लो चेंज शुड टेक प्लेस, ग्रेजुअल चेंज शुड टेक प्लेस. ड्रास्टिक चेंज, रेडिकल चेंज को ये कभी इन्होंने फेवर नहीं किया. और दूसरा क्लॉज था वो ये था कि वी मस्ट हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर पास्ट. अपने पास्ट के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए, मोनार्की के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए. जो बीते हुए समय में मोनार्किकल सिस्टम चली आ रही थी यूरोप में, उसके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि चेंजेस के साथ अगर न्यू फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट आती है तो हम मोनार्की को डिसरिस्पेक्ट करें, डिफेम करें. ऐसा मानना था कंजर्वेटिव्स का. Conservatism. ISM has been added here. This ISM, what is this? This ISM, it stands for an ideology. ये एक विचारधारा है, एक सोच है. नेशनल, ISM जुड़ गया, नेशनलिज्म, एक ऐसी सोच जो देश से संबंधित हो. एन आइडियोलॉजी रिलेटेड टू अ नेशन. सोशलिज्म, एन आइडियोलॉजी विच इज रिलेटेड टू द society. Likewise manner, conservatism, an ideology related to the conservatives. conservatives की सोच से संबंधित. ये न्यू कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है? न्यू कंजर्वेटिज्म केम इनटू बीइंग आफ्टर 1815. ऐसा क्या हो गया 1815 में कि न्यू कंजर्वेटिज्म एग्जिस्टेंस में आया? इन 1815 नेपोलियन वॉज डिफीटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू. 1804 में नेपोलियन ने फ्रांस का डिक्टेटर डिक्लेयर किया खुद को. 1804 में उसने सिविल कोड भी इंट्रोड्यूस किया. बहुत सारे रिफॉर्म्स थे उसमें. उससे फ्रांस ही नहीं, आसपास की जो किंगडम्स थे वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. दे वेलकम द फ्रेंच आर्मी to bring such type of reforms in their own kingdoms. But in 1815 Napoleon was defeated. Who defeated him? Britain, Austria, Prussia and Russia. ये winning countries थी and Napoleon was defeated by them. उनको, नेपोलियन को इन लोगों ने हरा दिया वाटरलू के बैटल में. आफ्टर हिज डिफीट अगेन कंजर्वेटिव्स केम इनटू पावर. कंजर्वेटिव्स जो थे वो पावर में वापस आ गए थे. और एक ये न्यू कंजर्वेटिव्स थे. कैसे ये न्यू कंजर्वेटिव्स थे, किस मामले में? नो डाउट ये भी पुराने कंजर्वेटिव्स की तरह ही ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व करने के फेवर में थे. चर्च, मोनार्की, फ्यूडल सिस्टम, इन सभी का रिस्टोरेशन चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन साथ ही साथ they accepted that modernization and modern principles can strengthen traditional institutions like modern army and efficient bureaucracy. नेपोलियन के शासनकाल के दौरान जो रिफॉर्म्स आए, जो चेंजेस आए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आई, उन डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का फेवर इन्होंने नहीं किया. लेकिन जो एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी डेवलप हुई, नेपोलियन ने जो एक मॉडर्न आर्मी डेवलप की, इन न्यू कंजर्वेटिव्स ने ये माना कि ये सारी चीज़ें उनके ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगी और उन्हें एफिशिएंट बनाएंगी.
तो इन्होंने पुरानी चीज़ों के साथ जो नई चेंजेस थी, जो इनके रूलिंग में हेल्प करती, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाती, उन चेंजेस को इन्होंने एक्सेप्ट किया। आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन बैटल ऑफ वाटरलू, यूरोपियन पावर मेट एट वियना। वियना इज अ नेम ऑफ प्लेस। वहाँ पर इन लोगों ने अपनी एक बैठक बुलाई। क्यों बुलाई? टू ड्रॉ अप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप। यूरोप के लिए इन्हें सेटलमेंट करना था, क्योंकि नेपोलियन ने अपने कॉन्क्वेस्टिंग मिशन के तहत फ्रांस की टेरिटरीज को काफ़ी एक्सपेंड कर दिया था। फ्रांस का जो मैप था वो बिल्कुल चेंज हो चुका था, बहुत सारी टेरिटरीज जो है उसके अंडर में आ चुकी थी। तो टू रीशेप द मैप ऑफ फ्रांस और रेस्ट ऑफ द यूरोपियन जो टेरिटरीज थी, जो किंगडम्स थी, उनका सेटलमेंट कैसे करना है, क्योंकि अब तो वो नेपोलियन के कंट्रोल में आ चुकी थी। लेकिन अब नेपोलियन के बाद उन्हें कौन लुक आफ्टर करेगा, वो किसके हिस्से में जाएंगी, कौन उन पर अपना कंट्रोल करेगा, इन सारी बातों से संबंधित चीज़ों के बारे में डिसीजन लेने के लिए इन लोगों ने वियना कांग्रेस को बुलाया। इट वॉज होस्टेड बाई ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे। ड्यूक जो है वो ऑस्ट्रियन जो वहाँ की भाषा है, वहाँ के लैंग्वेज में ड्यूक का मतलब होता है प्रिंस, राजकुमार। ड्यूक मैटरनिक इनका नाम था। और वियना में 1815 में ट्रिटी ऑफ वियना हुआ। इसे कांग्रेस ऑफ वियना, वियना कांग्रेस भी बोलते हैं। वहाँ एक संधि हुई और उस ट्रिटी के तहत क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे उसमें, कौन कौन सी क्लॉजेज उसमें थी उस ट्रिटी में। बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड। फ्रांस का याद करिए आप, लुई 16 बिलोंग टू द बर्बन डायनेस्टी। उस डायनेस्टी को उन्होंने रिस्टोर किया। ऐसा नहीं है कि इनका फ्रांस के साथ इनकी कोई सिंपैथी थी। इन्होंने बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करके सिर्फ एक मैसेज दिया कि दे वर इन सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। ये भी राजशाही के ही फेवर में थे, मोनार्की के ही फेवर में थे, क्योंकि बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट द कंजर्वेटिव्स। तो इन्होंने बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करके एक मैसेज दिया कि हम वापस अपने ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को रिगार्ड करते हुए हम पावर उसके हाथों में दे रहे हैं। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने अपने कॉन्क्वेस्टिंग मिशन के दौरान बहुत सारी टेरिटरीज पर अपना कंट्रोल कर लिया था, आधिपत्य कर लिया था। वो सारी टेरिटरीज जो है फ्रांस से रिलीज़ कर दी गई और इन्हें ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, इन सब ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये क्लियर दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से रीड कर लेंगे। ये जो स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। फ्रांस की बाउंड्री पर बहुत सारे, मतलब एक सीरीज ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर दिए गए। क्यों ऐसा? सो दैट इन फ्यूचर फ्रांस कोई और एक्सपेंशन के बारे में ना सोच सके। ये जो कंजर्वेटिव्स आए थे, न्यू कंजर्वेटिव्स जो आए थे आफ्टर 1815, दे वर ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब वो सिर्फ अपनी ही मनमाना चाहते थे, वो किसी की नहीं सुनते थे। उनका मानना था कि ओनली दे वर राइट, केवल वो सही हैं, और उनका विरोध करने वाला मतलब एनिमी है, वो कंजर्वेटिव नहीं है, और जो कंजर्वेटिव नहीं है तो फिर उसके खिलाफ रिप्रेशन होगा। दे इम्पोज सेंसरशिप लॉज। उन्होंने पावर में आते ही सेंसरशिप लॉज इम्पोज करना शुरू कर दिया। कोई भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बातें नहीं करेगा, कोई भी नेपोलियन के द्वारा लाए हुए रिफॉर्म्स की बातें नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि याद होगा आपको, क्लास 9th में हमने पढ़ा था रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। कैसे अवेयरनेस आई लोगों के अंदर, कैसे रैशनैलिटी आई, कैसे उन्होंने अपने आप को डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग की जो ये मिथ थी उनके दिमाग में कि राजा जो है ईश्वर का रूप है, उसे कोई इंट्रोगेट नहीं कर सकता, ये सारी चेंजेस कैसे आई लोगों के अंदर? जब उन्होंने फिलोसोफर्स को, थिंकर्स को सुनना शुरू किया, जब उनकी लिखी हुई बातों को पब्लिक प्लेसेस पे, सैलून पे, कॉफ़ी हाउसेस में डिस्कस किया जाने लगा, तब उनके अंदर ये अवेयरनेस आई थी। जस्ट टू स्टॉप दैट प्रैक्टिस, आगे फिर ऐसा ना हो, इसके लिए कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने सेंसरशिप लॉज इम्पोज कर दी। बट द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर फॉर फर्दर रिवॉल्यूशंस। लेकिन जो लोग थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में भी रह चुके थे, फिर रिपब्लिक फ्रांस में भी वो रह चुके थे, फिर नेपोलियन के रिफॉर्म्स को भी उन्होंने देखा था। तो ये मेमोरी उनके जहन में थी, उनके दिल दिमाग में थी कि अगर वो एक बार ऐसा कर सकते हैं तो फिर आगे क्यों नहीं। और मोनार्की को, जैसे हमें याद होगा कि फॉल ऑफ बैस्टिली हमने देखी, वो आम जनता का ही तो विद्रोह था, वो रिवॉल्यूशन था। तो एक बार अगर उन्होंने ऐसा करके लुई 16 को गद्दी से हटा दिया, तो फिर अगर वो एफर्ट करें, अगर वो कोशिश करें, तो इस ऑटोक्रेट कंजर्वेटिव्स को भी हटाया जा सकता है। ऐसी फीलिंग लोगों के मन में लगातार बनी हुई थी। द रिवॉल्यूशनरीज, हु वर दीज रिवॉल्यूशनरीज? कंजर्वेटिव्स रिस्टोर्ड द पावर आफ्टर 1815। ये हम सबको समझ में आ गया कि 1815 में नेपोलियन के हार के बाद कंजर्वेटिव्स जो थे उन्हें पावर वापस कर दिया गया था। द ईयर ऑफ रिप्रेशन स्टार्टेड बाय कंजर्वेटिव्स। और हमने अभी ये भी देखा पिछले स्लाइड में कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो सोच थी, जो उनके एक्सपीरियंसेस थे, वो भी ख़त्म नहीं हुए थे, वो मरे नहीं थे। अभी भी लोगों के अंदर ये जिज्ञासा थी, ये इच्छा थी कि अगर वो फिर यूनाइट होते हैं और अगर विद्रोह करते हैं तो इस मोनार्की को ख़त्म किया जा सकता है। तो अगर ये सोच थी तो कहीं ना कहीं कुछ एक्टिविटीज़ भी हुआ करती थी, और उन एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए द ईयर ऑफ रिप्रेशन वॉज स्टार्टेड बाई कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स जो थे वो हैवी हैंड से सप्रेस करना चाहते थे इनकी आवाज़ को। किन की आवाज़ को? जो चेंज चाहते थे, और एक्चुअल में जो चेंज चाहते थे उन्हें ही रिवॉल्यूशनरीज कहा गया। रिवॉल्यूशनरीज स्टार्टेड टू मेक सीक्रेट सोसाइटीज। अब चूंकि रिप्रेशन का दौर शुरू हो गया था, उन्हें सताया जा रहा था, उन्हें मरवा दिया जाता था, उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता था, देश निकाला दे दिया जाता था। तो रिवॉल्यूशनरीज ने क्या किया? एक आइडिया निकाला। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ बनानी शुरू कर दी। क्या करते थे वो सीक्रेट सोसाइटीज़ बना करके? स्प्रेड देयर आइडियाज़। वो अपनी आइडियाज़ को स्प्रेड करते थे, चोरी छुपे मिलते थे, उनका अपना एक क्लब होता था, उसमें वो आइडियाज़, अपनी स्ट्रेटजीज़ ये प्रिपेयर करते थे। क्यों ऐसा करते थे वो? एज दे वर कमिटेड टू अपोज मोनार्क्स, क्योंकि उनका मानना था कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट फिट फॉर देम। मोनार्की को अब ख़त्म किया जाना चाहिए और अब नेशन स्टेट वाली फीलिंग आनी चाहिए, और एक धर्म के लोगों को, एक भाषा के लोगों को, एक तरीके की ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोगों को एक जोग्राफिकल रीजन में रहने का अधिकार होना चाहिए, जो कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं दिख रहा था। ये मोनार्क्स कौन से? जो रिस्टेब्लिश्ड आफ्टर वियना कांग्रेस, जिन्हें वियना कांग्रेस के बाद रिस्टैब्लिश कर दिया गया था। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। और इनका एकमात्र उद्देश्य था मोनार्क का अपोज करना और लिबर्टी और फ्रीडम को रिस्टोर करना, खुद के लिए, अपने जोग्राफिकल रीजन के लोगों के लिए इन्हें आज़ादी चाहिए थी। When we used to talk about revolutionaries, Giuseppe Mazzini, a prominent name. He was a great Italian nationalist. He was born in Geneva in 1807. Geneva इटली का एक प्रोविंस है। ये नेशनलिस्ट थे, बहुत ही महान नेशनलिस्ट थे। इटली के यूनिफिकेशन के लिए इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन दिया, जिसको हम और डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक्स जो भी हम आगे पढ़ेंगे फर्दर, उसमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसमें मैं आपको बताऊंगी। He was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in लिगुरिया। लिगुरिया में इन्होंने कोशिश की रिवॉल्यूशन लाने की, वहाँ पर मोनार्क का अपोज करने की। तो 1831 में इन्हें एग्जाइल कर दिया गया, देश निकाला दे दिया गया। तब उनकी उम्र मात्र 24 साल की थी। देन ही फाउंडेड सीक्रेट सोसाइटीज़। फिर ये जब देश निकाला दे दिया गया तो जहाँ गए वहाँ पर इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की। यंग इटली, अपने देश के लोगों के लिए इन्होंने मार्सेल्स में किया। फ्रांस पहुँचे, वहाँ जा कर के इन्होंने किया। यंग यूरोप, पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लिए इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी इस्टेब्लिश की, जो बर्न में की थी, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। इनका ये मानना था कि he believed that God had intended nations to be the natural unit of mankind.
अगर व्यक्ति अपने धर्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन ट्रेडिशन, कल्चर, इफ दे वांट टू बी इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन, तो दिस इज करेक्ट। और ऐसे उनके काम में ईश्वर की भी सहमति है, देयर इज द कंसेंट फ्रॉम द गॉड ऑल्सो। और अगर हम ऐसा सोचते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इनके बारे में मैटरनिक ने एक बार कहा था, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आर सोशल ऑर्डर। आर सोशल ऑर्डर मीन्स फॉर मोनार्की। ये जो मज़िनी है ये इतना प्रोवोक करता है लोगों को, इतना उत्तेजित करता है, इतना आक्रोशित करता है, इतना अग्रेसिव बनाता है अपनी बातों से कि ये बहुत ही खतरनाक है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट के लिए। ये थे ग्रेट इटालियन नेशनलिस्ट मज़िनी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कम टू नो अबाउट द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस 1830 to 1848. Okay, thanks to everyone.